हे गाइस, मेरा नाम विकास है और मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ मैथमेटिक्स। और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th आईसीएसई एग्जामिनेशन के रेफरेंस में कमर्शियल मैथमेटिक्स का चैप्टर 2, जिसमें हम डिस्कस करेंगे बैंकिंग के बारे में। अब अगर देखा जाए बैंकिंग होती क्या है, तो बेसिकली बैंकिंग मेरे पास में वो प्रोसेस है, क्या मैं बोलूँ, बैंकिंग वो प्रोसेस होती है जहां पे कोई भी इंडिविजुअल क्या होता है, कोई भी इंडिविजुअल क्या करता है, अपनी मनी को क्या करता है, सिक्योर, साथ में अगर उसे मनी को क्या करना हो, कहीं डिपॉजिट करना हो, कहीं मनी को क्या करना हो, ट्रांसफर करना हो। यस या नो? मनी को सिक्योर करना हो, मनी को डिपॉजिट करना हो, मनी को क्या करना हो, ट्रांसफर करना हो, या मनी को क्या करना हो, लेंड करना हो, यानी कि उधार लेना हो। तो उस केस में जो एक्टिविटी रन होती है, यानी एक ऐसा बिजनेस रन होता है जहां पे क्या होता हो, यानी एक ऐसा बिजनेस रन हो जहां पे मनी के क्या हो, मनी का सर्कुलेशन हो, मनी रिसीव की जाती हो, मनी की सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती हो और मनी लेंड भी की जाती हो। तो इस पर्टिकुलर एक्टिविटी को हम कहते हैं बैंकिंग। अब जो इंस्टीट्यूशन क्या करता है, बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है, उस इंस्टीट्यूशन को हम कहते हैं बैंक्स। क्या कहते हैं? बैंक्स। यानी कि बैंक्स मेरे पास में वो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है जहां पे कोई पर्सन क्या करता है, अपने मनी को क्या करता है, आके डिपॉजिट करता है। यस या नो? और यहीं से आके क्या करता है, मनी को विड्रॉ भी करता है। यस या नो? यहीं से आके क्या करता है, मनी को विड्रॉ भी करता है। यानी बैंक्स मेरे पास में वो इंस्टीट्यूशंस हैं जहां से मेरे पास में बैंकिंग सर्विसेज ऑपरेट होती हैं। यानी कि बैंकिंग एक्टिविटीज, यानी जितनी भी बैंकिंग एक्टिविटीज हैं वो सारी बैंक से ऑपरेट होती हैं। क्लियर है क्या? सिंस देखा जाए तो बैंक्स मेरे पास में ऐसे इंस्टीट्यूशन हो गए ना जो बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अब अगर देखा जाए तो बैंक्स प्रोसेस क्या करते हैं, यानी अगर देखा जाए बैंक्स के फंक्शंस क्या-क्या होते हैं, तो बैंक्स के कुछ मेजर फंक्शंस हैं, जिनमें से पहला जो मेन फंक्शन है कि बैंक्स क्या करते हैं, अलग-अलग कैंडिडेट से, या मैं बोल रहा हूँ बैंक्स क्या करते हैं, बैंक्स वो इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे मनी डिपॉज़िट होती है। यानी अगर देखा जाए तो देखो, जो भी हमारे पास में अमाउंट होता है ना, कोई भी कैंडिडेट है, मान लो मेरे पास कुछ ज़्यादा पैसे हैं, मैं क्या करता हूँ, मुझे यार सिक्योरिटी का खतरा है कि कहीं गलती से चोरी ना हो जाए, ना कहीं गलती से गुम ना जाए, या ना किसी तरह से डिस्ट्रॉय ना हो जाए, यानी मेरा लॉस ना हो। तो मैं इसे सेफगार्ड करने के लिए क्या करूँगा, मैं मेरे पास में जो भी अमाउंट है ना, जो भी अमाउंट है, वो एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन में बोल दूँगा, लो भैया, ये आपके है ना, मेरा मनी या मेरे पास जो अमाउंट है ना, जो मेरे पास पैसा है, ये आप रख लो। तो जिस इंस्टीट्यूशन को मैं क्या करता हूँ, ये अमाउंट एज़ सिक्योरिटी के फॉर्म में देता हूँ, लो भैया ये आपको सँभाल के रखना है। यानी कि जो इंस्टीट्यूशन मेरे पास में ये अमाउंट को क्या करता है, खुद की सिक्योरिटी के रेफरेंस में, खुद के पास जो डिपॉज़िट करता है, वो मेरे पास में क्या है, बैंक हुआ। यानी बैंक्स का मेरे पास में प्राइमरी फंक्शन क्या हुआ कि अलग-अलग, यानी मैं देखा जाए किसी भी इंडिविजुअल से उसका मनी को क्या करना, उसकी मनी के रेफरेंस में उसे सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। यानी उसकी मनी की जो सिक्योरिटी होती है, उसके लिए वो क्या करता है, मतलब वो एक लंप सम अमाउंट, मान लो एग्जांपल के तौर पे 3 कैंडिडेट्स हैं, ए, बी, सी। इनके पास कुछ अमाउंट ऑफ मनी है, तो ए अपने कुछ अमाउंट को बी में, हाँ, बैंक में सबमिट करता है, बी भी कुछ अमाउंट बैंक को सबमिट करता है, सिमिलरली सी भी कुछ अमाउंट बैंक को सबमिट करता है। यस या नो? यानी बैंक क्या कर रहा है, डिफरेंट इंडिविजुअल से क्या, डिफरेंट इंडिविजुअल से क्या करता है, मनी को कलेक्ट करता है। क्यों करता है? तो वो उनकी मनी को क्या करता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। ए को कोई खतरा नहीं क्योंकि उसका पैसा किसके पास पड़ा है, बैंक के पास। बी को भी कोई खतरा नहीं क्योंकि उसका पैसा कहाँ पड़ा है, बैंक के पास। सिमिलरली सी को भी कोई डर नहीं है क्योंकि उसके जो भी अमाउंट ऑफ मनी है वो बैंक के पास क्या है, डिपॉजिटेड है। यानी बैंक्स का प्राइमरी फंक्शन क्या हुआ, डिपॉजिटर्स से बैंक क्या करता है, मनी को एक्सेप्ट करता है। यानी अगर देखा जाए कोई भी कैंडिडेट है तो वो अपना पैसा घर पे नहीं रखेगा, बोला मेरा पैसा मेरे बैंक में रखा है, नहीं। वो पर्टिकुलर एक इंस्टीट्यूशन होगा, बैंक के ऑफिस में जाएगा, वहां पे जाके मनी को डिपॉजिट करेगा। तो बैंक का पहला प्राइमरी फंक्शन क्या हुआ मेरे पास में, बैंक्स क्या करते हैं, डिपॉजिटर्स से मनी को क्या करते हैं, एक एक्सेप्ट करते हैं। यानी देखा जाए जो उनके डिपॉजिट अमाउंट है वो बैंक में जाके सबमिट होते हैं। अभी डिपॉजिटर्स क्या हो सकते हैं, कोई इंडिविजुअल कैंडिडेट हो सकता है, कोई बिजनेस हो सकता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है। अब ये बैंक्स क्या करते हैं, ये मनी को डिपॉजिट तो करते हैं, बट डिपॉजिट करते कैसे हैं, तो देखो बैंक्स क्या रखते हैं, बैंक्स अपने, हाँ, अपने जो स्ट्रक्चर में ना अलग अलग तरह के अकाउंट्स प्रोवाइड करते हैं, जैसे सेविंग्स अकाउंट्स, करंट अकाउंट्स, फिक्स डिपॉजिट एंड मैनी मोर। इनके अंदर क्या करते हैं, मनी को क्या करते हैं, डिपॉजिट करते हैं।
दूसरी चीज, बैंक्स का जो दूसरा मेन स्ट्रक्चर है वो होता है लोन्स प्रोवाइड करना। क्या प्रोवाइड करना? लोन्स प्रोवाइड करना। जरा समझो, अब बैंकिंग स्ट्रक्चर चलता कैसे, जरा समझो। कोई मान लो एक कैंडिडेट है ए, एक कैंडिडेट है बी और एक कैंडिडेट है सी, जैसे अनु। अब अगर देखा जाए, मान लेते हैं ए ने अपने पास से 100 रुपीज सबमिट कर दिए बैंक को, ठीक है। सिमिलरली बी ने भी क्या करे, 200 रुपीज सबमिट कर दिए बैंक को, यस या नो। और सी ने भी कुछ अमाउंट, मान लेते हैं 500 रुपीज सबमिट कर दिए बैंक को। तो अगर देखा जाए, ए के पास से कुछ अमाउंट आया, बी के पास से कुछ अमाउंट आया और सी के पास से कुछ अमाउंट आया। अगर देखा जाए ए बी और सी, अगर ऐसे ही देखा जाए इन तीनों को अगर मैं सम कर दूं तो मेरे पास बैंक के पास में टोटल अमाउंट आ जाएगा ना। तो कितना होगा? बोला सर 800 रुपीज बैंक के पास एज ए क्या कि एज ए सिक्योरिटी आई, यस या नो। यानी 800 रुपीज को उनको क्या करना है? सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है, जिनमें से 100 रुपीज ए के हैं, 200 रुपीज बी के हैं एंड 500 रुपीज सी के हैं, यस या नो। ये तो बैंक का क्या हुआ, यहाँ पे तो डिपॉजिटर हुआ। अब एक बात बताओ, बैंक एक बिजनेस है, तो बैंक पैसे कैसे अर्न करता है? तो देखो, बैंक्स के पास डिपॉजिटर से जो पैसा आता है ना, ये पैसा क्या करता है बैंक्स, किसी नीडी कैंडिडेट को, एग्जाम्पल के तौर पे मेरे पास कोई कैंडिडेट है डी, क्या है? कोई कैंडिडेट डी है। अब डी को क्या है? डी को कुछ पैसे की रिक्वायरमेंट है। क्या है? कुछ पैसे की रिक्वायरमेंट है। मान लेते हैं डी को है 300 रुपीज की रिक्वायरमेंट। कितने अमाउंट की रिक्वायरमेंट है? 300 रुपीज की क्या है? रिक्वायरमेंट है। अब क्या होगा, सिंस अब डी मेरे पास में क्या है, एक नीडी पर्सन है ना, तो बैंक बोलेगा ठीक है, मैं आपकी कुछ प्रॉपर डॉक्यूमेंट एंड वेलिडेशन करता हूं। और क्या करेगा बैंक, इसको ये 300 रुपीज एज अ फॉर्म ऑफ लोन दे देगा। क्या दे देगा? एज अ फॉर्म ऑफ लोन प्रोवाइड कर देगा। यानी बैंक इसको कितने अमाउंट देगा? बोला सर बैंक इसको 300 रुपीज देगा, यस या नो। अब बैंक इसे 300 रुपीज दे तो रहा है, पर इसमें बैंक का क्या फायदा है? तो बैंक क्या करेगा, बोलेगा डी देखो मैं आपको 300 रुपीज तो दे रहा हूं, बट आपको मैं ये 300 रुपीज कुछ पर्टिकुलर, है ना, कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए दूंगा। क्या दूंगा? कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए ये अमाउंट दूंगा। फॉर एन एग्जाम्पल, आपको ये अमाउंट मुझे 6 महीने में वापस करना है, 12 महीने में आपको डी ये अमाउंट क्या करना होगा? वापस करना होगा। यानी डी के पास एक टाइम लिमिट है कि इस टाइम लिमिट के अंदर इसे बैंक को ये अमाउंट क्या करना होगा? वापस देना होगा, यस या नो। अब सिंस देखा जाए तो बैंक बोलेगा मुझे 300 थोड़ी वापस करोगे, मैंने आपको देखो जो आपको नीड थी मैंने आपको अमाउंट दिया ना पैसा, तो एक काम करो, अब इसके ऊपर आप मुझे क्या करो? कुछ एक्स्ट्रा मनी, क्या करो? कुछ एक्स्ट्रा मनी और दो। यानी कि ये डी को, यानी किसी भी नीडी पर्सन को जब लोन देता है बैंक, तो उससे कुछ एक्स्ट्रा मनी चार्ज करता है, यस या नो। और ये जो एक्स्ट्रा मनी होती है यही होते हैं इंटरेस्ट। क्या होता है? इंटरेस्ट। क्या होता है? इंटरेस्ट। यानी हम किसी भी कैंडिडेट को, यानी अगर बैंक किसी भी कैंडिडेट को कोई लोन प्रोवाइड करता है तो उससे इंटरेस्ट चार्ज करता है। यानी जितना अमाउंट भी इसने लोन दिया उसके अलावा ये इससे क्या चार्ज करता है? इंटरेस्ट भी चार्ज करता है एक पर्टिकुलर पीरियड के रेफरेंस में, यस या नो। यानी अगर देखा जाए तो देखो, अगर हम हमारे एग्जाम्पल के रेफरेंस में देखें, ए ने कुछ 100 रुपीज डिपॉजिट करे, बी ने 200 थे और सी ने 500 रुपीज डिपॉजिट करे ना बैंक में, तो बैंक के पास 800 रुपीज हो गए, यस या नो। इस 800 में से बैंक क्या करता है? 300 क्या कर देता है? डी को एज अ लोन दे देता है, यस या नो। अब ये डी क्या करेगा? कुछ पीरियड ऑफ टाइम के बाद, कुछ पीरियड ऑफ टाइम के बाद क्या करेगा? डी कुछ पीरियड ऑफ टाइम के बाद ये लोन वापस क्या कर देगा? ये लोन वापस बैंक को क्या कर देगा? सबमिट कर देगा। बट लोन अमाउंट 300 था तो क्या 300 ही वापस सबमिट करेगा? नहीं, ये कुछ एक्स्ट्रा मनी, लाइक फॉर एन एग्जांपल 300 तो लोन अमाउंट था, प्लस 60 रुपीज एज अ इंटरेस्ट ही क्या करता है? बैंक को वापस सबमिट कर देता है। अब अगर देखा जाए तो देखो, ये 300 जैसे वापस आएंगे ना बैंक के पास, तो क्या हो जाएगा? बोला सर जैसे ये 300 रुपीज वापस बैंक के पास आ जाएंगे तो जो टोटल सम है दोबारा 800 हो जाएगा, प्लस ये 60 रुपीज इंटरेस्ट आया ना, तो कितना हो जाएगा टोटल सम? बोला सर 860। कितना हो जाएगा? 860 रुपीज, यस या नो। यानी बैंक ने क्या किया? अलग अलग कैंडिडेट से पैसे लिए एज अ फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के रेफरेंस में। फिर ये जो अमाउंट आता है ना, इस अमाउंट में से कुछ पैसा ये किसी नीडी पर्सन या किसी भी नीडी कैंडिडेट को एज अ फॉर्म ऑफ लोन दे देता है, यस या नो। और उससे क्या जनरेट करता है? इंटरेस्ट जनरेट करता है। और ये जो इंटरेस्ट बैंक ने जनरेट किया है ना,
ये इंटरेस्ट जो बैंक ने जनरेट किया है, यही इंटरेस्ट क्या? ये इंटरेस्ट जो बैंक ने जनरेट किया है, यही इंटरेस्ट बैंक की क्या है मेरे पास में? इनकम है। यानी अगर देखा जाए बैंक के फाइनेंसेस कैसे मैनेज होते हैं? अलग-अलग कैंडिडेट से क्या कर लेते हैं? मनी प्रोवाइड होती है। जैसे ही वो डिपॉजिट करते हैं, बैंक के पास कुछ लमसम अमाउंट आ जाता है और उस लमसम अमाउंट में से कुछ अमाउंट बैंक क्या कर देता है एज़ अ फॉर्म ऑफ लोन अलग-अलग नीडी कैंडिडेट्स को क्या कर देता है? प्रोवाइड कर देता है। यस या नो? अब एक चीज़ है देखिएगा, अब देखो बैंक बोल रहा है कि सर बैंक इनके रेफरेंस में जैसे लोन देता है तो उसके रेफरेंस में इंटरेस्ट कमाता है। यस या नो? अब एक बात बताओ सर, अगर लोगों ने पैसे जमा करना ही बैंक में बंद कर दिया तो? तो बैंक के पास तो अमाउंट होगा ही नहीं, पैसे होंगे ही नहीं लोन देने के लिए। क्योंकि देखो बैंक खुद के पैसे या बैंक के पास खुद का पैसा नहीं है, वो लोगों के डिपॉजिटेड अमाउंट में से ही क्या करता है, एज़ अ फॉर्म ऑफ लोन क्या करता है, प्रोवाइड करता है। यस या नो? अगर एक बात बताऊँ, लोगों ने अगर पैसे डिपॉजिट करना ही बंद कर दिया तो? बोला सर अगर लोगों ने पैसे डिपॉजिट करना बंद कर दिया तो बैंक के पास पैसे ही नहीं होंगे। फिर? तो देखो, इसीलिए बैंक क्या करता है, बैंक जितने भी डिपॉजिटर्स हैं, क्या हैं? बैंक जितने भी डिपॉजिटर्स होते हैं ना, उनको क्या करता है, बोला सर देखो ये अगर 100 रुपीज़ डाल रहे हैं, ये 200 और ये कितने 500, तो बैंक क्या बोलता है, देखो आप ये जो अमाउंट मेरे पे डिपॉजिट करके रख रहे हो ना, अगर आप इसे कुछ लंबे पीरियड ऑफ टाइम तक क्या करो, मेरे बैंक अकाउंट के अंदर ही रखो, यानी बैंक के अंदर ही रखो, इन्हें विथड्रॉ ना करो, इन्हें विथड्रॉ ना करो, तो मैं आपको कुछ इंटरेस्ट अमाउंट दूंगा, यानी इंटरेस्ट अमाउंट दूंगा। फॉर एन एग्जाम्पल देखो, ए ने 100 रुपीज डिपॉजिट करे बैंक में, यस या नो, और बैंक बोलता है आप 1 साल के लिए रख लो, मैं आपको रिटर्न के अंदर कितना दूंगा, मैं आपको रिटर्न में 105 रुपीज दूंगा, यस या नो। सिमिलरली बी ने 200 रुपीज डिपॉजिट करे तो बैंक बोलता है मैं आपको 210 रुपीज डिपॉजिट करूंगा वापस 1 साल बाद, यस या नो। यानी अगर देखा जाए तो बैंक डिपॉजिटर को भी कुछ अमाउंट में इंटरेस्ट देता है, यस या नो। बट अगर देखा जाए तो ये जो मेरे पास में इंटरेस्ट अमाउंट होता है, क्या ये जो इंटरेस्ट अमाउंट होता है, अगर इसे आप कंपेयर करोगे ना, इसे अगर आप कंपेयर करोगे, जितना इंटरेस्ट बैंक के पास आता है ना, जितना इंटरेस्ट बैंक के पास आता है, उससे बहुत कम अमाउंट डिपॉजिटर्स को मिलता है, यस या नो। उससे बहुत कम अमाउंट किसको मिलता है, डिपॉजिटर्स को मिलता है। बोला सर डिपॉजिटर्स को कम अमाउंट क्यों मिलता है जबकि पैसा उनका है? एक बात समझिए, तो देखो बैंक क्या करता है, किसी को भी मनी प्रोवाइड करता है ना, या बैंक में आप कोई भी अमाउंट क्या करते हो, डिपॉजिट करते हो। फॉर एन एग्जांपल, तो अगर आपने बैंक में 100 रुपीज क्या कर दिए, डिपॉजिट कर दिए, तो ये बैंक की लाइबिलिटी है, यानी बैंक की परेशानी है कि अगर आपने ये अमाउंट कभी भी बैंक से वापस मांगा तो बैंक को ये अमाउंट क्या करना होगा, वापस देना पड़ेगा। क्या करना होगा, वापस देना पड़ेगा। चाहे बैंक के पास में उस टाइम वो अमाउंट ऑफ चंक ऑफ मनी क्या हो, अलग अलग लोगों के पास एज अ फॉर्म ऑफ लोन क्या हो, प्रोवाइडेड हो, यस या नो। यानी फॉर एग्जाम्पल मान लो बैंक के पास 200 रुपीज ही थे, जिनमें से 100 रुपीज तो आपने मांग लिए, यस या नो। अब बच्चे कितने, बोला सर 100 रुपीज हुए। अब मान लो इस केस में अगर मान लो बी ने भी अपनी मनी मांग ली, सी ने भी अपनी मनी मांग ली, तो बोला सर बैंक के पास तो है ही नहीं। फिर? तो देखो ऐसा नहीं होता, बैंक को पता है उनके पास क्या है, डिपॉजिटर्स की वैल्यू बहुत ज्यादा है, अमाउंट बहुत ज्यादा है, तो सभी एक साथ तो निकालेंगे नहीं, यस या नो। इसलिए बैंक क्या करता है, कुछ अमाउंट अपने पास में सेफगार्ड फॉर्म में रखता है, बाकी सारे एज अ फॉर्म ऑफ लोन लगा देता है। और जितनी भी परेशानियां होती है लोन रिकवर करने में, लोन के अगर मान लो पेमेंट नहीं आती है, या जितनी भी फाइनेंशियल कॉजेज होते हैं वापस लोन को रिकवर करने में, वो बैंक की लाइबिलिटी है, यस या नो। इसी वजह से बैंक क्या करता है, हमें यानी डिपॉजिटर्स को कुछ कम अमाउंट एज ऑफ इंटरेस्ट देता है। इसके अलावा जो अमाउंट एज़ उसके पास इंटरेस्ट आता है, वो उसमें मेजर चंक रखता है। क्यों? क्योंकि देखो, आपने जो पैसा डिपॉज़िट किया, उसको मेंटेन करने में, उसकी सिक्योरिटी में एंड मेनी मोर एक्सपेंसेस होते हैं बैंक को। अब बैंक इतने सारे एक्सपेंसेस मैनेज कहाँ से करता है? उसी इंटरेस्ट अमाउंट से जो ये लोगों को एज़ अ लोन प्रोवाइड करता है। यानी जो लोन से बैंक के पास में इंटरेस्ट अमाउंट आता है, वहीं से बैंक अपने खुद के एक्सपेंसेस को क्या करता है? मैनेज करता है। यानी अगर देखा जाए, तो हमने बैंक के 2 मेजर फंक्शंस को देखा। बैंक के क्या देखा हमने? 2 मेजर फंक्शंस को देखा। पहला क्या देखा हमने बैंक का मेजर फंक्शन? हमने बैंक का पहला मेजर फंक्शन देखा कि ये क्या करता है? डिपॉजिटर्स से क्या करता है? अमाउंट को क्या करता है? एक्सेप्ट करता है। ये नीडी पर्सन को लोन या एडवांस मनी क्या करता है? प्रोवाइड करता है।
यस या नो? और बैंक एक और चीज़ प्रोवाइड करता है, बैंक जितने भी ट्रांज़ैक्शंस होते हैं, यानी ट्रांसफर ऑफ मनी होती है, ये भी बैंकिंग सर्विसेज़ में आती है। फॉर एन एग्ज़ाम्पल हम किसी भी दुकान में गए, है ना? हमने कोई क्यूआर देखा, ठीक है? बोला कि हमने क्या एक चिप्स का पैकेट खरीदा, क्या खरीदा? एक हवा वाले चिप्स का पैकेट खरीदा, है ना? अब अगर ये चिप्स का पैकेट खरीदा मान लो ₹10 का है, तो हम क्या बोलेंगे सर कैश तो नहीं है, आपको मैं पेटीएम कर देता हूँ या मैं आपको गूगल पे करता हूँ, यानी आप क्या करते हैं, उनको यूपीआई कर देते हैं। क्या कर देते हैं आप? उनको यूपीआई कर देते हैं ना। तो जो आप यूपीआई पेमेंट करते हो, कैसे करते हो? बोला सर आपने जैसे स्कैन किया, क्यूआर करा, आपके बैंक अकाउंट में से ₹10 सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं और जो भी आपके पास में क्या है, सेलर है यानी जिससे भी आप सामान खरीद रहे हो, उसके अंदर वो अमाउंट क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। यस या नो? यानी अगर देखा जाए तो बैंक हमें क्या करते हैं, वेरियस सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं पेमेंट ट्रांसफर करने के लिए। फॉर एन एग्जांपल ऑनलाइन ट्रांसफर्स, चेक्स, ड्राफ्ट्स एंड मेनी मोर। इसके अलावा बैंक्स हमें अलग अलग तरीके क्रेडिट कार्ड्स यानी क्रेडिट सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा बैंक्स क्या करती हैं, बहुत सारी एजेंसीज की तरह, यानी मैं बोलूँ एजेंसी एज ए फॉर्म ऑफ फंक्शन भी करती है, जहां पे बैंक्स अलग अलग जगह से क्या करती है, पेमेंट्स यानी बिल पेमेंट्स क्या करती है, कलेक्ट करती है। ये मेरे पास में बैंक से कुछ मेजर फंक्शंस हैं। यस या नो? अब सिंस देखा जाए बैंक्स में अगर हमें क्या करना है, किसी भी तरह का ट्रांसफर करना है या किसी भी तरह की क्या करना है हमें, किसी भी तरह के हमें मनी के रेफरेंस में कोई भी सर्विस अवेल करनी है, तो हमें क्या करना होगा, हमें कुछ अकाउंट्स क्रिएट करने होंगे। क्या क्रिएट करने होंगे? कुछ अकाउंट्स क्रिएट करने होंगे उस पर्टिकुलर बैंक के अंदर। यस या नो? अब एक बात आती होगी दिमाग में कि सर बैंक्स कौन-कौन से अकाउंट्स प्रोवाइड करता है? तो बेसिकली जो मेजर अकाउंट्स हैं, जो मेजर अकाउंट्स हैं बैंक प्रोवाइड करता है, वो हमारे पास में है सेविंग्स अकाउंट। बैंक्स क्या प्रोवाइड करता है? पहला सेविंग्स अकाउंट। बैंक्स प्रोवाइड करता है करंट अकाउंट। बैंक्स प्रोवाइड करते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, जिसे हम एफडी भी कहते हैं। बैंक्स इसके अलावा प्रोवाइड करते हैं रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, जिसे हम आरडी भी कहते हैं। इसके अलावा बैंक डीमैट अकाउंट भी प्रोवाइड करते हैं और इसके अलावा बैंक एनआरआई अकाउंट भी प्रोवाइड करते हैं। ये कुछ मेजर अकाउंट्स हैं जो बैंक्स क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। यानी हम अगर बैंक्स में कोई अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, तो हम इनमें से कुछ पर्टिकुलर अकाउंट्स को खुलवा सकते हैं। अब पहला सवाल आता होगा सर सेविंग्स अकाउंट क्या है? तो बेसिकली जैसे हमारे बचपन में गुल्लक होता है ना, कि देखो सर हमारे पास में एक पिगी बैंक है। अब पिगी बैंक में हमने मनी डिपॉज़िट करा, जब मन करा था उसे थोड़ा और निकाल लिया। तो वैसे ही हमारे पास में सेविंग्स अकाउंट होता है। इसमें क्या करते हैं, हम बैंक्स के अंदर मनी डिपॉज़िट करते हैं। यस या नो? बैंक्स में मनी डिपॉजिट करते हैं, कुछ कम अमाउंट में करते हैं, ज़्यादा नहीं, बट कुछ लिमिटेड अमाउंट में बैंक में डिपॉजिट करते हैं और उसे जब चाहें तब क्या कर सकते हैं, विथड्रॉ कर सकते हैं। यानी कि बैंक्स क्या करता है, एज़ अ सेविंग्स अकाउंट, यानी ये आपकी सेविंग्स का अकाउंट है। यानी जैसे फॉर्म जब हम बात करते हैं ना पिग्गी बैंक की तरह, तो वैसे जैसे हम पिग्गी बैंक में हम क्या करते हैं, मनी डिपॉजिट करते हैं, जब रिक्वायरमेंट होती है पिग्गी बैंक थोड़ा मनी पास, वैसे ही बैंक में सर्विस होती है सेविंग्स अकाउंट की। आप इसमें डिपॉज़िट करो, बैंक इसमें बहुत कम इंटरेस्ट रेट देता है, बट इसके अंदर आपकी जो मनी होती है वो आप कभी भी विथड्रॉ कर सकते हो। ये इंडिविजुअल कैंडिडेट्स के रेफरेंस में होता है। दूसरी बात होता है हमारे पास में करंट अकाउंट। अब करंट अकाउंट मेजरली होता है किसी भी पर्टिकुलर बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। सिंस क्यों? क्योंकि इनके जो ट्रांजैक्शन वैल्यूज होती हैं बहुत बड़े लेवल पे होती हैं। यस या नो? सिंस इसीलिए इनके पास जो अकाउंट बनाया जाता है वो कौन सा होता है? बोला सर करंट अकाउंट होता है। और करंट अकाउंट में एक स्पेशलिटी है कि करंट अकाउंट के अंदर कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है। यस या नो? यानी करंट अकाउंट किसके लिए है? बिजनेसेस के लिए। उसके बाद आता है हमारे पास में फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। बैंक क्या बोलता है कि आप एक एफडी बना लो। अब एफडी क्या होता है बेसिकली ज़रा समझो। बैंक्स क्या करते हैं, मनी हमसे लेंड करते हैं ना, बैंक्स में हम मनी डिपॉजिट करते हैं, है ना? एक कोई पर्सन है ₹100 है, बैंक में डिपॉजिट कर दिए, फिर एक जब चाहे से अगर निकाल सकता है, अगर इसने जो अकाउंट बनाया वो सेविंग्स अकाउंट है। बट अगर हमने कौन सा अकाउंट बनाया? एफडी। हम क्या करेंगे, बैंक हमें बोलेगा देखो एक काम करो, आप 100-500 मत करो, आप मुझे एक अच्छा चंक ऑफ मनी दे दो। मान लेते हैं हमने बोला, बैंक बोलता है आपको ₹10,000 आप मुझे क्या करो, मेरे में डिपॉजिट कर दो और ये जो आपके पास में अमाउंट है ना, आप एक ही बार डिपॉजिट करो। इसके अलावा इस अमाउंट को आप पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के बाद भूल जाओ। मतलब आपने ये अमाउंट एक बार डिपॉजिट कर दिया ना, इसको एक लंबे पीरियड ऑफ टाइम के लिए मेरे पास में गारंटेडली छोड़ दो।
कि 10,000 रुपए आपने डिपॉजिट कर दिए, अब 5 साल के लिए आपने बोल दिया कि इसको आपके पास ही रखो, मैं 5 साल तक मुझे इनकी रिक्वायरमेंट नहीं है या 6 साल तक मुझे इनकी रिक्वायरमेंट नहीं है, यानी क पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम बैंक को क्या बोलेंगे, ये मनी आपके पास रख लो और आपने अमाउंट कैसा दिया बोला 10,000 फिक्स है, ना इससे ज़्यादा ना इससे कम। फिर बैंक बोलेगा ठीक है, आपने मुझे ये पीरियड ऑफ टाइम के लिए दे दिया, फिर मैं इसके एवज में आपको क्या दूँगा, एक एक्स्ट्रा लम सम मनी प्रोवाइड कर दूँगा जब आपकी ये पीरियड ऑफ टाइम कंप्लीट हो जाएगा। यस या नो? ये होता है मेरे पास में फिक्स्ड डिपॉजिट, यानी हमने जो डिपॉजिट अमाउंट है वो फिक्स है और वो टाइम पीरियड भी क्या है हमारे पास में, एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद बैंक हमें ये बोलता है बोले भैया आपका देखो टाइम पीरियड खत्म हो गया एफडी का, आप आके आपका अमाउंट ले जाओ, साथ में इसका इंटरेस्ट भी ले जाओ। क्लियर है? अब बात करते हैं हमारे पास में फोर्थ कैटेगरी ऑफ अकाउंट की, जो हमारे सिलेबस में इंपॉर्टेंट है और हमारे सिलेबस में हम इसके बारे में ही पढ़ने वाले हैं। बात करते हैं हमारे पास में रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट की। अब देखो आरडी यानी बोलूं रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट क्या होता है, तो जरा समझो। हम क्या करते हैं कुछ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए, यानी देखा जाए देखो एफडी में तो हम क्या कर रहे थे, एक मनी लिया और उसको बहुत लंबे पीरियड ऑफ टाइम के लिए छोड़ दिया, जैसे या नो। अब क्या करते हैं हम अलग अलग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, अलग अलग पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या करते हैं, बैंक में रिपीटिवली यानी रिकरिंगली क्या करते हैं, कोई अमाउंट क्या करते हैं सबमिट करते हैं, क्या करते हैं डिपॉजिट करते हैं, क्या करते हैं डिपॉजिट करते हैं। यानी कि हम अलग अलग पीरियड ऑफ टाइम के बाद बैंक में क्या करते हैं, कोई मनी डिपॉजिट करते हैं। और ऐसा कब तक करेंगे, बैंक को बोलते हैं देखो मैं आपके पास में क्या करूंगा हर महीने कुछ इतने रुपए, फॉर एन एग्जांपल मैं बोल दूंगा बैंक एक काम करो मेरे पास 1,000 रुपए एक्स्ट्रा बचते हैं हर महीने, आप हर महीने मुझसे 1,000 रुपए रख लो, क्या रख लो, हर महीने मुझसे आप 1,000 रुपए रख लो और मैं आपको ये जो अमाउंट है ना 1,000 रुपए, ये साल यानी बोल रहा हूँ पूरे साल भर दूंगा, यानी आपको हर महीने में आपको क्या दूंगा 1,000 रुपए दूंगा, यानी हर महीने बैंक के अकाउंट में कितने होंगे, हजार 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 रुपए करके डिपॉजिट होंगे ईच मंथ। यस या नो? यानी देखा जाए जब मैं क्या करता हूँ मनी क्या करता हूँ डिपॉजिट करता हूँ बैंक में और एक फिक्स मनी डिपॉजिट करता हूँ रिपीटेड पीरियड ऑफ टाइम के बाद में, तो उस केस में जो बैंक अकाउंट प्रोवाइड करती है उसे कहते हैं अपन आरडी अकाउंट, यानी रिकरिंग हमारे पास में रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। यस या नो? ये हमारे पास में फोर्थ अकाउंट है। उसके अलावा हमारे पास में बैंक प्रोवाइड करता है एक डीमैट अकाउंट। अब डीमैट अकाउंट क्या होता है, बेसिकली आपने सुना होगा ना शेयर्स बाजार या हमारे पास में बीएसआई, यानी जितने भी हमारे पास में क्या होते हैं, हम किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट करते हैं ना शेयर्स एंड ऑल के अंदर, तो उस रेफरेंस में अगर हमें कोई ट्रांजैक्शन करना होता है तो हम ये शेयर्स बाय या क्या कर सकते हैं सेल कर सकते हैं थ्रू आवर डीमैट अकाउंट, और ये सर्विसेज भी बैंक प्रोवाइड करती है। इसके अलावा हमारे पास में जो लास्ट कैटेगरी ऑफ अकाउंट है वो है एनआरआई अकाउंट, यानी फॉर एन एग्जाम्पल समझिए आप इंडिया में नहीं रहते बट आप एक रेजिडेंट हो और आप चाहते हो कि इंडिया में आपका एक बैंक अकाउंट हो, तो आप बैंक को बोलोगे कि मेरा एक अकाउंट खोल दो, और सिंस आप इंडियन सिटीजन या इंडिया में आप नहीं रहते हो इस वजह से क्या होगा, बोला सर इस वजह से आपका जो अकाउंट बनेगा वो आपका कौन सा अकाउंट बनेगा, एक एनआरआई अकाउंट बनेगा। तो ऐसे कुछ मेजर टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट हैं जो हमें क्या करते हैं बैंक्स प्रोवाइड करते हैं। अब सिंस हमारे जो सिलेबस में एक ही कैटेगरी ऑफ बैंक अकाउंट है जो नेसेसरी है या जो हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड है, वो है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, जिसे हम आरडी भी कहते हैं। अब अगर देखा जाए इसकी अगर बात करें तो देखो रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट क्या होता है, तो ये क्या होता है मेरे पास में एक तरह का फिक्स डिपॉजिट अकाउंट की तरह ही है, बस यहाँ पे क्या होता है कि हम यानी अब बात करें कस्टमर क्या करता है, बैंक में डिपॉजिट करता है एक फिक्स्ड मनी, क्या करता है एक फिक्स्ड मनी क्या करता है डिपॉजिट करता है, और कैसे डिपॉजिट करता है रेगुलर बेसिस पे, कैसे रेगुलर बेसिस पे क्या करता है क्या करता है डिपॉजिट करता है प्री डिटरमाइंड पीरियड ऑफ टाइम के लिए। यानी कि अगर एक बात के लिए मैंने बोला ना फॉर एन एग्जांपल, मैंने बैंक को बोला बोला देखो 1 साल की बात है, मैं आपको हर मंथ यानी ईच मंथ में आपको क्या करूंगा फिक्स अमाउंट, कितना अमाउंट फिक्स अमाउंट 1,000 रुपीज क्या करूंगा आपके अकाउंट में डिपॉजिट करूंगा। यानी देखो बोलूंगा आपकी बैंक देखो मैं आपके बैंक में आऊंगा और हर महीने 1,000 रुपए दूंगा और 1 साल तक के लिए दूंगा, गारंटेडली दूंगा कि 1 साल तक तो आपको अकाउंट मिलेगा ही मिलेगा, यानी हर महीने आपको 1,000 रुपए आपके बैंक में जमा हो जाएंगे 1 साल तक के लिए गारंटेडली। तो इस केस में जो अकाउंट बनाते हैं हम उसे कहते हैं हम रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, जिसे हम आरडी भी कहते
है। यस या नो? अब सिंस देखा जाए तो देखो, अब बैंक में हम मनी डिपॉज़िट कर रहे हैं एक लंबे पीरियड ऑफ टाइम के लिए गारंटीडली ना, तो बैंक क्या बोलेगा हमको कुछ मनी क्या करेगा एज़ अ इंटरेस्ट फॉर्म में भी देगा। यस या नो? तो देखो, जितना मनी हमने क्या करा बैंक में डिपॉज़िट किया है, वो तो हमें क्या होगा, हमारा जैसे ही टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा ना, देखो मैंने बोला 1 साल तक के लिए, मैंने क्या बोला, मैं 1 साल तक के लिए आपके क्या बैंक में मनी डिपॉज़िट कर रहा हूँ। तो 1 साल के बाद जितना मनी यानी टोटल मनी डिपॉज़िटेड, वो तो मुझे मिलेगी ही मिलेगी वापस में, यानी वो तो अमाउंट मुझे मिलेगा ही मिलेगा गारंटीडली। उसके अलावा मुझे एक अच्छा अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट भी, क्या? एक अच्छा अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट भी वापस मिलेगा, यानी कुछ एक्स्ट्रा मनी भी मुझे वापस मिलेगी। तो इस केस के अंदर, इस केस में क्या कि देखो टोटल मनी मैंने क्या करी बैंक में डिपॉज़िट करी, फिर उसके रेफरेंस में मुझे कुछ इंटरेस्ट अमाउंट भी क्या मिलेगा, एक्स्ट्रा मिलेगा जब मेरे पास में जो प्री डिटरमाइंड टाइम है, यानी बैंक को मैंने कहा ना कि गारंटीडली 1 महीने 1 साल आपको हर महीने ₹1000 मिलेंगे। तो इस 1 साल के बाद मुझे क्या होगा, मेरा जितना मैंने हर महीने पैसा डिपॉज़िट करा, ये जो टोटल पैसा बना वो, प्लस मुझे कुछ अच्छा अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट भी क्या मिलेगा, वापस मिलेगा। यस या नो? क्लियर है? तो सिंस जो अमाउंट जो अमाउंट मुझे क्या करता है, बाद में टोटल डिपॉजिटेड अमाउंट साथ के साथ जो इंटरेस्ट अमाउंट मेरे पास में मुझे वापस मिलता है ना, तो उस अमाउंट को हम कहते हैं मैच्योरिटी वैल्यू। क्या कहते हैं? मैच्योरिटी वैल्यू, यानी कि वो अमाउंट जो देखो हमने हर महीने हज़ार-हज़ार रुपए बैंक में डिपॉजिट करे, तो उसके बाद जैसे ही मेरा टाइम पीरियड खत्म हुआ, तो जितना अमाउंट मैंने बैंक के अंदर डिपॉजिट करा वो, प्लस जो इंटरेस्ट मुझे बैंक प्रोवाइड कर रहा है वो, मुझे जब मिल जाता है, तो ये जो एक लमसम अमाउंट जो टोटल अमाउंट आया, उसे हम कहते हैं मैच्योरिटी वैल्यू। क्लियर है क्या? सिंस अगर मैच्योरिटी वैल्यू को कैलकुलेट करने की बात आए, तो मैच्योरिटी वैल्यू को अगर हम कैलकुलेट करें, तो देखो पहले बात कर लेते हैं कि आखिर में मैच्योरिटी वैल्यू क्या है। तो बेसिकली मैच्योरिटी वैल्यू वो अमाउंट ऑफ मनी है, वो अमाउंट ऑफ मनी है जो हम रिसीव करते हैं जब हमारा क्या होता है, आरडी का पीरियड, यानी रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट का टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद याद रखना, टाइम पीरियड कंप्लीट होने के बाद हमें क्या करता है, उसके बाद हमें जितना हमने क्या करा है, मनी हमने डिपॉजिट किया है हर महीने, वो अलोंग विथ इंटरेस्ट हमें क्या मिलता है, वापस मिलता है। यस या नो? यानी कि जितना टोटल मनी हमने डिपॉजिट किया वो, यानी अगर देखा जाए मैच्योरिटी वैल्यू क्या होगा हमारे पास में, जितना प्रिंसिपल अमाउंट हमने हर महीने दिया है, मान लेते हैं मैंने एन मंथ्स दिया है, कितने महीने दिया है, एन मंथ्स, तो देखो पी मेरे पास में क्या है, जो अमाउंट मैं हर महीने दे रहा हूं, एन क्या है मेरे पास में, टोटल कितने मंथ्स मैंने दिया है, तो ये पी क्रॉस एन तो मेरे पास में टोटल डिपॉजिटेड अमाउंट हुआ ना, तो इतना अमाउंट तो मैंने बैंक में डिपॉजिट किया ही है। इसके अलावा मुझे क्या मिलेगा, कुछ इंटरेस्ट भी मिलेगा। तो देखो जितना मैंने डिपॉजिट किया प्लस जो इंटरेस्ट अमाउंट है, वो मेरे पास में क्या होगा, मैच्योरिटी वैल्यू होती है। अब इसे कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास में कुछ पर्टिकुलर फॉर्मूलाज हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए। किसके लिए? इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। तो बेसिकली इंटरेस्ट क्या होगा, बोला सर जो अमाउंट आपने पूरे जितने भी पीरियड ऑफ टाइम है ना, यानी देखो अगर आपने एन मंथ्स के लिए क्या करा है, मनी को डिपॉजिट किया है, कितने महीने के लिए, एन मंथ्स के लिए, और कितनी मनी डिपॉजिट कर रहे हो हर महीने, पी रुपीज। तो देखो एक चीज समझो, मान लो पी रुपीज आप क्या कर रहे हो, डिपॉजिट एवरी मंथ, पी रुपीज आप क्या करते हो, हर महीने डिपॉजिट करते हो, कितने मंथ्स के लिए, बोला सर एन नंबर ऑफ मंथ्स के लिए। कैसे नो? तो एक बात बताओ, तो टोटल कितना मनी आप डिपॉजिट करोगे, बोला सर टोटल मनी जो डिपॉजिट होगी, सिंस हर महीने मेरे पास पी रुपीस क्या हो रहा है, डिपॉजिट हो रहे हैं, कितने महीने के लिए, बोला सर एन महीने के लिए, फॉर एन एग्जांपल बोलो हर महीने 1000 रुपए डिपॉजिट कर रहा हूँ, कितने महीने के लिए, बोला सर 1 साल, यानी कि 12 महीने के लिए। तो बताओ पूरे 1 साल में मैं कितने डिपॉजिट करूंगा, बोला सर हर महीने 1000, 12 महीने तक देने हैं, तो टोटल 12,000 हुए ना। कैसे नो, यानी 12,000 हुआ। ये कैसे हुआ, बोला सर आपने क्या करा, टोटल डिपॉजिट मतलब हर महीने आपने जितना अमाउंट डिपॉजिट किया टाइम्स में टोटल नंबर ऑफ मंथ्स। यस या नो? ये आपके पास में टोटल डिपॉजिट आया। यस या नो? ये आपके पास में क्या आया, टोटल डिपॉजिट वैल्यू हुई। यस या नो? अब अगर देखा जाए तो देखो इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, जितना मनी हमने क्या करा है, हर महीने डिपॉजिट किया है, प्लस उसमें हम क्या ऐड कर देंगे, नंबर ऑफ मंथ्स क्या कर दूंगा मैं उसमें, मल्टीपल या मैं कर दूंगा, तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट अमाउंट आ जाएगा।
का। अब देखो इंटरेस्ट मिलेगा तो इंटरेस्ट हमें ऐसा नहीं कैसा मिलेगा, इंटरेस्ट हमें कुछ पर्टिकुलर रेट पे मिलेगा। यानी कि देखो मान लो बैंक बोलता है आप 1000 रुपए डिपॉजिट करोगे ना, हर महीने डिपॉजिट करते हो 12 महीने के लिए, तो टोटल मनी कितना हो जाएगा, बोले सर 12,000। तो आपको इस 12,000 पे आपको 10% यानी जितना इंटरेस्ट आपको वापस मिलेगा, यानी कि कितना अमाउंट जो डिपॉजिट करा है उसका कितना एक्स्ट्रा अमाउंट आपको मिलेगा, वो होता है हमारे पास में रेट। क्या होता है, रेट। क्या होता है, रेट होती है। यस या नो। अब देखा जाए तो इंटरेस्ट का मेरे पास में फॉर्मूला क्या बना इस रिगार्डिंग, तो इंटरेस्ट का मेरे पास में फॉर्मूला बनता है, आई रिप्रेजेंट करता है मेरे पास में टोटल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू पी टाइम्स एन प्लस वन टाइम्स आर। आर क्या रिप्रेजेंट करता है मेरे पास में रेट को, पी क्या रिप्रेजेंट करता है कि हर महीने आप कितना अमाउंट डिपॉजिट कर रहे हो। यानी देखा जाए अगर मैं पी रुपीज हर महीने डिपॉजिट करता हूं एन नंबर ऑफ मंथ्स के लिए, तो मेरे पास में इंटरेस्ट क्या होगा, आई इज इक्वल्स टू पी टाइम्स एन टाइम्स ऑफ एन प्लस वन टाइम्स ऑफ आर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स 12 टाइम्स 100 के। ये मेरे पास में इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला है। यस या नो। जहां पे आई रिप्रेजेंट करता है इंटरेस्ट को, पी रिप्रेजेंट करता है प्रिंसिपल अमाउंट पेड ईच मंथ, यानी हर महीने हम कितना अमाउंट पे करते हैं वो पी रिप्रेजेंट करता है, एन रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ मंथ, और आर रिप्रेजेंट करता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। यस या नो। तो ये मेरे पास में किसका फॉर्मूला है, बोला सर ये मेरे पास में इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला है। यस या नो। अब अगर यहीं से बोलूं मैं मैच्योरिटी वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, बोला सर देखो जो टोटल सम डिपॉजिट होता है ना उसमें इंटरेस्ट जोड़ दो, यानी इस इंटरेस्ट के अंदर मैं टोटल सम डिपॉजिट यानी कि पी क्रॉस एन को क्या कर दूं, ऐड कर दूं। तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, बोले देखो पी क्रॉस एन में अगर मैं इंटरेस्ट आई को ऐड कर देता हूं तो मेरे पास में मेच्योरिटी वैल्यू आती है। यानी देखा जाए मेच्योरिटी वैल्यू के लिए मेरे पास में कितने फॉर्मूले हुए, बोला सर पी क्रॉस एन प्लस आई, या आप लिख सकते हो पी क्रॉस एन प्लस पी क्रॉस एन एन प्लस वन टाइम्स ऑफ आर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स 12 टाइम्स 100। यस या नो। यानी देखा जाए इंटरेस्ट का मेरे पास में फॉर्मूला क्या बना, बोला सर इंटरेस्ट का मेरे पास में फॉर्मूला बना प्रिंसिपल अमाउंट जो आप हर महीने डिपॉजिट कर रहे हो टाइम्स में एन प्लस वन टाइम्स में आर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स 12 टाइम्स 100 के। यस या नो। और वहीं मेच्योरिटी वैल्यू के लिए अगर फॉर्मूला पूछे तो वो क्या होगा, बोला सर पी क्रॉस एन प्लस में इंटरेस्ट, या आप यूज कर सकते हो पी क्रॉस एन प्लस इंटरेस्ट कितना था, बोला सर पी क्रॉस एन एन प्लस वन इन टाइम्स आर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स 12 टाइम्स 100 के। ये मेरे पास में मेच्योरिटी वैल्यू के लिए दो फॉर्मूला आया, और ये मेरे पास में इंटरेस्ट के रिगार्डिंग फॉर्मूला आया। क्लियर है क्या, क्या ये बात समझ में आई, ठीक है। यानी कि देखा जाए तो इस रेफरेंस में हमने क्या देखा, बोला सर इस रेफरेंस में हमने देखा कि कैसे, इस रेफरेंस में हमने क्या देखा कि कैसे हम टोटल क्या, कि हम कैसे इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे हम मेच्योरिटी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं जिसे हम एमवी से रिप्रेजेंट करते हैं। यस या नो। इंटरेस्ट मेच्योरिटी वैल्यू किसके लिए, बोला सर दोनों आरडी अकाउंट के रेफरेंस में। अब आरडी अकाउंट क्या होता है, बोला सर आप हर महीने क्या करते हो, कुछ अमाउंट डिपॉजिट करते हो कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए, मान लेते हैं एन नंबर ऑफ मंथ्स के लिए, तो इसके रेफरेंस में आपको इंटरेस्ट भी मिलता है। जो बैंक प्रोवाइड करता है वो एक अच्छा अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट होता है, जिसे कैलकुलेट करने के लिए हमने फॉर्मूलाज देखे हैं। सिंस अगर देखा जाए तो बैंकिंग के रिगार्डिंग जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं वो हमें समझ में आया, हमें आरडी अकाउंट का कंसेप्ट समझ में आया। सिमिलरली उसके रेफरेंस में हम कैसे इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या वो समझ में आया, ठीक है। अब अगर ये समझ में आ चुका है तो कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हो जाएं। तो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले प्रैक्टिस क्वेश्चन से। अब पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, देखो क्या है, मोनिका है, मोनिका के पास में क्या है, एक क्या है आरडी अकाउंट है। अब वो किस में है, बोला सर वो यूनियन बैंक में क्या है आरडी अकाउंट है, जिसमें वो क्या करती है 600 रुपीज पर मंथ डिपॉजिट करती है। क्या करती है, मोनिका क्या करती है आरडी अकाउंट के अंदर किसी बैंक के अंदर 600 रुपीज पर मंथ डिपॉजिट करती है। अब अगर देखा जाए जो मेच्योरिटी वैल्यू है इस अकाउंट के लिए, जब वो 600 रुपीज पर मंथ डिपॉजिट करती है उसके लिए जो मेच्योरिटी वैल्यू है वो कितनी है, बोला सर वो है हमारे पास में 24,930
रुपीस। और सिंस जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है 10% है, तो कैलकुलेट करो कि ये जो मेरे पास में अकाउंट है इसने कितने डिपॉजिट यानी कितने प्री डिटरमाइंड टाइम के लिए ये क्या है 600 रुपीज पर मंथ डिपॉजिट किए हैं। ऐसे नो, सिंस अगर देखा जाए इस क्वेश्चन के सिनॉप्सिस को समझे तो देखो, अगर देखें तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो मेरे पास में मोनिका है ना, मोनिका ने हर मंथ कितने, मोनिका ने हर मंथ यानी देखा जाए जो पी की वैल्यू है, यानी देखा जाए हर महीने कितने रुपए डिपॉजिट करे, प्लस सर पी यानी पी जो मेरे पास में वो वैल्यू होती है जो हर मंथ अपन क्या करते हैं आरडी अकाउंट में डिपॉजिट करते हैं। सिंस यहाँ पे जो मेरे पास में पी की वैल्यू है वो 600 रुपीज है, कितनी है 600 रुपीज है। सिंस देखा जाए जो मेरे पास में रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितनी है, प्लस सर रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारे पास में 10%, कितनी है 10% है। साथ के साथ मुझे क्या गिवन है, बोला सर साथ के साथ हमें मेच्योरिटी वैल्यू भी गिवन है, वो गिवन है हमें 24,930 रुपीज। हमें क्या गिवन नहीं है, बोला सर हमें एन गिवन नहीं है, हमें क्या नहीं गिवन, एन गिवन नहीं है। अब देखो मुझे क्या कैलकुलेट करना है, एन कैलकुलेट करना है। अब एक चीज सोची जाए तो देखो हमारे पास में चार वेरिएबल्स हैं पी आर एम वी और एन, जिनमें से हमें तीन पता है एन नहीं पता। अब कोई एक ऐसा फॉर्मूला है क्या, कोई एक ऐसा फॉर्मूला हमें पता है जो इनके इन बिटवीन रिलेशन फॉर्म करता हो, बोला सर हाँ इन चारों के इन बिटवीन एक फॉर्मूला है जो रिलेशन स्टैब्लिश करता है। कौन सा है, वो हमारे पास में फॉर्मूला है एम वी का, किसका है मेच्योरिटी वैल्यू का। अब वो फॉर्मूला में क्या कहता है तो देखो अब देखो क्या होगा, सर मेच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला होता है P टाइम्स N प्लस P टाइम्स N प्लस 1 टाइम्स R डिवाइडेड बाय 100 टाइम्स 2 टाइम्स 12। यस या नो, ये हमारे पास में फॉर्मूला होता है मेच्योरिटी वैल्यू कैलकुलेट करने का। सिंस हमें मेच्योरिटी वैल्यू गिवन है, कितनी गिवन है, बोला सर वो हमें गिवन है 24,930 रुपीज। यस या नो, अब सिंस देखा जाए तो देखो पी के कितना गिवन था, बोला सर पी गिवन था मुझे 600। यस या नो, एन कितना गिवन था, बोला सर एन की वैल्यू तो पता ही नहीं है, तो एन को एन ही छोड़ दिया जाता है। आगे देखें, सिंस पी कितना था, बोला सर 600 टाइम्स एन, एन प्लस 1, रेट और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी थी, बोला सर रेट ऑफ इंटरेस्ट थी हमारे पास में 10 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स 100 टाइम्स 12। ये वैल्यू किसके इक्वल है, बोला सर ये वैल्यू हमारे पास में इक्वल है 24,930 रुपीस के। यस या नो, अब सिंस अगर देखा जाए इसे सिंप्लीफाई करें तो देखो सिंप्लीफाई जैसे ही करते हैं, बोला सर ये वैल्यू मेरे पास में कितनी हो गई, बोला सर जैसे ही आप इसे सिंप्लीफाई करते हो तो ये वैल्यू आपके पास में हुई 600n प्लस 5/2 n, n प्लस 1 इज इक्वल्स टू कितना 24,930 रुपीज। यस या नो, अब अगर इसे देखा जाए इसे और आगे सिंप्लीफाई करें तो कितना होगा सर 600 n टाइम्स 2 प्लस 5n टाइम्स में n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू कितना होगा सर 24,930 रुपीज। मैंने यहाँ पे क्या किया, बोला सर मैंने यहाँ पे एलसीएम ले लिया, कितना ले लिया एलसीएम ले लिया। जैसे ही एलसीएम ले लिया क्या होगा, ये 600 के रिगार्डिंग क्या हो जाएगा, ये 2 मल्टीपल हो जाएगा। और इसे आगे अगर हम सिंप्लीफाई करें तो मेरे पास में रिजल्ट कितना आएगा, बोला जस्ट जैसे ही इसे आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो रिजल्ट हो जाएगा मेरे पास में 1200n प्लस 5n स्क्वायर प्लस 5n डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 24,930। यस या नो, तो अगर इसे आगे और सिंप्लीफाई करें तो कितना हो जाएगा, बोला सर 5n स्क्वायर प्लस का मेरे पास में कितना हो जाएगा 5n प्लस 1200n इज इक्वल्स टू कितना, बोला सर 24,930 टाइम्स 2। यस या नो, अब सिंस देखा जाए यहाँ पे मेरे पास में 5 क्या आ रहा है, बोला सर इस पूरे सिनॉप्सिस के अंदर मेरे पास में क्या आ रहा है 5 कॉमन आ रहा है। यस या नो, सिंस जैसे ही 5 कॉमन आएगा, बोला ये कितना हो जाएगा, बोला सर n स्क्वायर, ये हो जाएगा मेरे पास में n, और ये मेरे पास में कितना हो जाएगा, बोला सर ये मेरे पास में हो जाएगा, इसकी वैल्यू मेरे पास में हो जाएगी 1200 240। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास में 240n टाइम्स 5 इज इक्वल्स टू 24930 टाइम्स 2
अब अगर इसे आगे और सिंप्लीफाई करें तो कितना होगा? बोला सर n स्क्वायर प्लस n प्लस 240n इज इक्वल्स टू 24930 टाइम्स 2 डिवाइडेड बाय 5। सिंप्लीफाई करें तो क्या हो जाएगा? बोला सर n स्क्वायर प्लस 241n इज इक्वल्स टू, अगर इसे सिंप्लीफाई करें तो ये मेरे पास में रिजल्ट कितना होगा? बोला सर ये आपके पास में रिजल्ट होगा 49438, कितना हुआ? 43 एंड 6, तो 4986 टाइम्स 2। यस या नो? अब अगर इसे आगे सिंप्लीफाई करें तो सिंप्लीफाई करने पे मेरे पास वैल्यू कितनी हो जाएगी? बोला सर मेरे पास में वैल्यू होगी, तो इक्वेशन क्या होगी? 9 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस 241n इज इक्वल्स टू कितना? प्लस सर इक्वल में हमारे पास में वैल्यू है 4986 टाइम्स 2। यस या नो? यानी कि 4986 टाइम्स 2 अगर मल्टीपल करेंगे तो मेरे पास में रिजल्ट कितना आएगा? बोला सर जैसे ही आप मल्टीपल कर दोगे तो ये आपके पास में रिजल्ट हो जाएगा 212 671 कैरी, ये 9 1 कैरी, तो 9972। ये किसकी वैल्यू आई? n स्क्वायर प्लस 241n। यस या नो? अब अगर इसे आगे सिंप्लीफाई करें तो n स्क्वायर प्लस 241n माइनस 9972 इज इक्वल टू 0। मैंने इसको क्या करा? इधर ट्रांसपोज कर लिया। यस या नो? मैंने इसको क्या करा? इसको इधर यहाँ पे ट्रांसपोज कर लिया। अब अगर देखा जाए, अब अगर इसे देखें तो देखो, अब जैसे मैं इसे देखता हूँ मैं इसको क्या करूंगा? सिंप्लीफाई करूंगा। अब सिंस मुझे क्या करना है? इसको फैक्टराइज करना होगा, क्योंकि देखो ये क्यूबिक क्या बन रही है मेरे पास में, ये अगर ये ढंग से देखे तो ये मेरे पास में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या मैं बोलूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करते हैं? हम फैक्टराइज कर लेते हैं। अब सिंस देखा जाए तो इसके फैक्टर्स मेरे पास में क्या होंगे? बोला सर जैसे मैं इसके फैक्टर्स करूंगा तो मेरे पास में फैक्टर्स हो सकते हैं एन स्क्वायर प्लस 277n माइनस 36 माइनस 997 2 इज इक्वल टू 0। मैंने क्या करा? मैंने 241n को तोड़ दिया दो नंबर्स में, 277n माइनस 36n के अंदर। अब अगर इसे आगे सिंप्लीफाई करूँ तो यहाँ से कॉमन आया मेरे पास में n प्लस 277, और यहाँ से मेरे पास कॉमन क्या है? बोला सर माइनस 36, तो ये आएगा मेरे पास में n प्लस 277 इक्वल्स टू 0। अब अगर इसे यहाँ पे सिंप्लीफाई करें तो कितना आएगा? बोला सर n प्लस 277, और इधर आएगा मेरे पास में n माइनस 36 की वैल्यू कितनी हुई? 0 हुई। अब अगर इसे देखें तो देखो, सिंस n प्लस 277 टाइम्स ऑफ n माइनस 36 की वैल्यू कितनी हुई? 0 हुई। तो हमारे पास में n की दो पॉसिबल वैल्यूज हुई। एक हुई मेरे पास में n की वैल्यू 277 नेगेटिव में, और एक मेरे पास में वैल्यू हुई n की वैल्यू पॉजिटिव 36। सिंस मेरे पास में जो n है क्या है? देखो n प्लस 277 क्या होगा? इसको हम इक्वल के 0 क्या कर देंगे? इवैल्यूएट करेंगे ना। देखो n प्लस 277 की वैल्यू, ये दोनों का मल्टीपल 0 तब हो सकता है आइदर n प्लस 277 की वैल्यू 0 हो या n माइनस 36 की वैल्यू 0 हो। यस या नो? अब अगर n प्लस 277 की वैल्यू 0 है, ये तब ये हो सकती है जब n की वैल्यू नेगेटिव 277 हो, और n माइनस 36 की वैल्यू 0 तब हो सकती है जब n की वैल्यू पॉजिटिव 36 हो। सिंस n मेरे पास में क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ मंथ्स। क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ मंथ्स। तो सिंस n मेरे पास में नंबर ऑफ मंथ्स रिप्रेजेंट करता है तो ये नेगेटिव नहीं हो सकता। सो n इज इक्वल्स टू नेगेटिव 277 इज नॉट पॉसिबल। तो अगर ये पॉसिबल नहीं है तो मेरे पास पॉसिबल क्या हुआ सर? 36। यस या नो? यानी सो द नंबर ऑफ मंथ्स अकाउंट वाज होल्ड, कितने मंथ के लिए था? बोला सर 36 मंथ तक रीअकरिंग आरडी अकाउंट में मनी डिपॉजिट हुई। यस या नो? यानी 36 मंथ मेरे पास में क्या था? वो नंबर ऑफ मंथ थे जब तक क्या हुआ? मनी डिपॉजिट हुई, और यही मुझे इस क्वेश्चन में इवैल्यूएट करना था। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास में? जरा देखो, क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या कह रहा है? मिस्टर गुलाटी है जो क्या करते हैं? रीअकरिंग डिपॉजिट 300 रुपीज पर मंथ क्या करते हैं? डिपॉजिट करते हैं। यानी देखो उनके पास एक आरडी अकाउंट है और ये 300 रुपीज पर मंथ उसमें डिपॉजिट करते हैं। सिंस रेट ऑफ इंटरेस्ट इनके पास है 12%, कितना है? 12%। और देखो ये जो मेच्योरिटी वैल्यू क्या करते हैं? गेन करते हैं। क्या करते हैं? मेच्योरिटी वैल्यू गेन करते हैं पीरियड ऑफ टाइम के बाद। वो कितनी है? सर वो 8100 रुपीज है। तो कितने टाइम तक इन्होंने आरडी अकाउंट में मनी डिपॉजिट की, ये हमें कैलकुलेट करना है। सिंस देखा जाए इस क्वेश्चन के अंदर
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मुझे क्या गिवन है, बोला सर मुझे पी यानी हर महीने कितना अमाउंट डिपॉजिट हुआ वो गिवन है, वो है 300 रुपीज। यस या नो। साथ के साथ मुझे क्या गिवन है, बोला सर मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है वो है 12%। यस या नो। साथ के साथ मुझे क्या गिवन है सर, मुझे मैच्योरिटी वैल्यू गिवन है, कितनी है, वो है मेरे पास में 8100 रुपीज। मुझे क्या कैलकुलेट करना है, बोला सर मुझे एन कैलकुलेट करना है। देखा जाए अभी जो मैंने क्वेश्चन किया था ये तो वैसा ही है। यस या नो। सिंस अगर ये उस तरह से ही क्वेश्चन है तो इसे भी वैसे करें। सिंस कोई ऐसा फॉर्मूला है जिसमें एम वी आर पी और एन आता हो, बोला सर आता है। किस फॉर्मूले में आता है, बोला सर मेच्योरिटी वैल्यू के फॉर्मूले में आता है, जो कि होता है हमारे पास में पी क्रॉस एन प्लस पी क्रॉस एन टाइम्स ऑफ एन प्लस वन टाइम्स ऑफ आर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स 12 टाइम्स 100 के। यस या नो। अगर जब सिंप्लीफाई करें तो देखो, सिंस पी की वैल्यू कितनी थी, बोला सर 300, एन की वैल्यू हमें पता नहीं है, प्लस 300 टाइम्स ऑफ एन प्लस 1। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी थी, बोला सर 12। यस या नो। तो 2 टाइम्स 12 टाइम्स 100। अब ये मेरे पास में क्या आएगी, मेच्योरिटी वैल्यू आएगी ना, और वो हमें गिवन है कितनी, बोला सर वो हमें गिवन है 8100। यस या नो। अब अगर इसे सिंप्लीफाई करें तो देखो, सिंस ये हुआ एलिमिनेट, ये हुआ यहाँ एलिमिनेट, तो अगर देखा जाए इक्वेशन क्या बन रही है, बोला सर 300n प्लस 3/2n टाइम्स ऑफ n प्लस 1 इज इक्वल्स टू 8100। यस या नो। अब अगर देखा जाए इसे आगे और सिंप्लीफाई करें तो कितना होगा, बोला सर ये हो जाएगा मेरे पास में 600n। यहाँ पे मैंने क्या लिया, एलसीएम लिया, इधर मैं इनको मल्टीपल कर दूं अंदर तो कितना हो जाएगा, बोला सर 3n स्क्वायर प्लस का 3n डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ 8100। यस या नो। अब अगर इसे आगे देखा जाए तो कितना होगा, प्लस सर 600n प्लस 3n स्क्वायर प्लस का 3n डिवाइडेड बाय 2 की वैल्यू 8100 थी। तो देखो अब अगर यहाँ पे देखा जाए तो देखो ये 2 इधर था, इधर जब भेजूंगा तो बोला सर ये मल्टीपल में आ जाएगा। यस या नो। अब सिंस देखा जाए मैं न्यूमरेटर की बात करूं तो देखो न्यूमरेटर में क्या 3 कॉमन है क्या, बोला हाँ सर न्यूमरेटर में 3 कॉमन है। तो ये हुआ मेरे पास में 200n प्लस एन स्क्वायर प्लस एन। यस या नो। अब देखो ये 3 मल्टीपल में था, इसको उधर भेज दूंगा तो बोला सर ये मेरे पास में हो जाएगा 8100 टाइम्स ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 3। अब यहाँ पे देखो 200n प्लस एन कितना होगा, बोला सर 200n प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास में हो जाएगी। तो देखो एन स्क्वायर 200 प्लस एन कितना होगा, बोला सर 201n। अब इसे अगर यहाँ पे सिंप्लीफाई करें तो कितना होगा, बोला सर ये मेरे पास में हो जाएगा 2700, जो कि हो जाएगा मेरे पास में 5400। यस या नो। यानी देखा जाए एन स्क्वायर प्लस 201n माइनस 5400 की वैल्यू कितनी हुई, 0। यस या नो। अब सिंस अगर देखा जाए, अगर सिंस इसे देखा जाए तो देखो अब इसे इवैल्यूएट करें तो देखते हैं। अब देखो अब अगर देखें तो देखो एन स्क्वायर प्लस 201n माइनस 5400 की वैल्यू कितनी हुई, 0 हुई। अब अगर इसे आगे सिंप्लीफाई करें तो देखो सिंस ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसे मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से मैं ब्रेक कर सकता हूं। तो देखो एन स्क्वायर प्लस 225n माइनस 24n इज इक्वल्स टू 5400। यस या नो। अब सिंस देखा जाए मैंने इसे क्या कर दिया, मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से दो टर्म में ब्रेक डाउन कर दिया। अब अगर देखें तो यहाँ पे मेरे पास में क्या है, बोला सर इन दो टर्म्स में तो n कॉमन आया, तो ये बना n प्लस 225। अब इन दोनों टर्म्स के अंदर मेरे पास देखा जाए तो यहाँ पे भी n प्लस 25 ही कॉमन आएगा। तो देखो बताओ इनमें से क्या कॉमन निकाला होगा, तो सर यहाँ पे देखो मेरे पास में पॉजिटिव n है, यहाँ पे नेगेटिव 24n है। तो सिंस यहाँ पे n ही रह रहा है तो मैंने यहाँ पे नेगेटिव 24n कॉमन निकाला होगा। अब अगर इसे देखा जाए तो देखो इसमें से n प्लस 225 और n माइनस 24 ये आगे ब्रेक थ्रू हुआ। यानी देखा जाए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को दो लीनियर इक्वेशन के मल्टीपल में मैंने ब्रेक थ्रू कर दिया। क्लियर है। अब अगर देखें तो बताओ n की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं। तो देखो इन दोनों का मल्टीपल 0 है तो ये तभी हो सकता है जब n प्लस 225 की वैल्यू 0 हो या n माइनस 24 की वैल्यू क्या हो, 0 हो। n प्लस 225 की वैल्यू 0 तब होगी जब n की वैल्यू नेगेटिव 225 हो, और n माइनस 24 की वैल्यू 0 तब हो सकती है जब n की वैल्यू पॉजिटिव 24 हो।
क्लियर है क्या? यानी देखा जाए जब n की वैल्यू -225 थी, तब ये मेरे पास क्या हो जाएगा? बोला सर तब ये मेरे पास में वैल्यू 0 हो जाएगी यानी इक्वेशन को सैटिस्फाई हो जाएगा। सिमिलरली जब n की वैल्यू 24 होगी, तब मेरे पास में इक्वेशन क्या हो जाएगी? सैटिस्फाई होगी। यहाँ से देखा जाए तो n की कितनी वैल्यूज़ आई? 2। सिंस n मेरे पास में क्या रिप्रेजेंट करता है? सिंस n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ मंथ्स, n क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ मंथ्स, सो इट कांट बी नेगेटिव। सिंस ये नंबर ऑफ मंथ्स है तो ये नेगेटिव नहीं हो सकता। अब अगर ये नेगेटिव नहीं हो सकता तो n इज इक्वल्स टू -225 नॉट पॉसिबल। अगर n की वैल्यू -225 पॉसिबल नहीं है, देयरफॉर n इज इक्वल्स टू कितना? 24 मेरे पास में क्या है? करेक्ट आंसर है। यानी 24 मंथ्स के लिए, किसके लिए? 24 मंथ्स तक क्या हुआ? मिस्टर गुलाटी ने क्या करी? आरडी अकाउंट के अंदर मनी डिपॉजिट की। क्लियर है क्या? क्या ये बात समझ में आई? ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर पार्ट। और अब नेक्स्ट पार्ट में हम इस टॉपिक के रेफरेंस में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। तो थैंक यू एंड जय हिंद।